प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं संजय सिविल फोरम में आज के पावन दिन कार्तिक पूर्णिमा पर और देव दीपावली पर और बिरसा मुंडा की जयंती पर हार्दिक शुभकामना देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य से भगवान विष्णु से कामना करता हूं कि आपको भगवान विष्णु जल्द से जल्द सफलता दे। और इसी के साथ मैं आज की कड़ी को शुरुआत कर रहा हूं। तो आज की कड़ी में मैं आपको बताने जा रहा हूं सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत ही महत्वपूर्ण है आधुनिक भारत के इतिहास में, और वो कड़ी है सिराज उद दौला एवं प्रसिद्ध पलासी का युद्ध। प्रसिद्ध पलासी का युद्ध, जिसे एक नए युग की शुरुआत हो रही है। तो आप इस बात को भली भांति जान रहे हैं कि बंगाल के नवाब अली वर्दी खां जो है उनको कोई पुत्र नहीं है, उनकी सिर्फ 3 पुत्रियां हैं। तो मैंने कहा कि अली वर्दी खां को अपना कोई पुत्र नहीं है, उनकी 3 बेटियां हैं। और वो जो 3 बेटी है अली वर्दी खां जो बंगाल के नवाब हैं, उनको 3 बेटी है। प्रथम बेटी जो है सबसे बड़ी बेटी, जिसकी शादी ढाका में हुई, उसका नाम है घसीटी बेगम। क्या नाम है? घसीटी बेगम। सबसे बड़ी लड़की का नाम क्या है? घसीटी बेगम। और उसके बाद जो दूसरी बड़ी लड़की है जिसकी शादी पूर्णिया में हुई थी, उसका नाम है अमोना बेगम। और इसकी जो सबसे छोटी लड़की है जिसकी शादी पटना में हुई थी, उसका नाम है अमीन बेगम। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि अली वर्दी खां को 3 बेटियां हैं। बड़ी बेटी ढाका में है और उसका नाम है घसीटी बेगम। उसके दूसरे क्रम पर जो है पूर्णिया में, उसका नाम है अमीना बेगम। और तीसरा है अमीन बेगम। तो अमीन बेगम से सिराजुद्दौला का जन्म हुआ था। सिराज उद दौला का जन्म किससे हुआ था? जो सबसे छोटी लड़की है, जो पटना में इसकी शादी हुई थी, उससे जन्म हुआ सिराजुद्दौला का। और अमीना बेगम से जो इससे पुत्र हुआ शौकत जंग का। तो सिराजुद्दौला की बड़ी मौसी हुई घसीटी बेगम और अली वर्दी खां के नाती हुए सिराजुद्दौला। इसलिए अली वर्दी खां अपने मरने के पहले, क्योंकि वो जानता था कि मैं अब चंद दिनों का मेहमान हूं, मुझे रोग, पेचिश रोग हो चुका है, इसलिए वसीयत में अपनी प्रिय नाती सिराजुद्दौला को उत्तराधिकार घोषित किया। और उस समय इसकी मात्र उम्र 24 साल थी। यानी सिराजुद्दौला की मात्र उम्र कितनी है? 24 साल का। जिसके कारण घसीटी बेगम जो बड़ी मौसी है, जो उस समय ढाका में अच्छे सुखी संपन्न परिवार में है, अकूत धन का स्वामी है, काफी पैसा है उसको, इसका ये विरोध कर रही थी सिराजुद्दौला का। और ये घसीटी बेगम का साथ मिला हुआ था शौकत जंग। ये शौकत जंग नवाब बनी। तो निश्चित तौर पर अली वर्दी खां का यह फरमान था और अंतिम फरमान था कि मैं सिराजुद्दौला को गद्दी सौंपूंगा, और वसीयत में उसी का नाम था। तो आप यहां देख रहे हैं 2 अप्रैल 1756 को पेचिश रोग के कारण अली वर्दी खां का मृत्यु जब हो जाता है, तब इसके बाद सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठते हैं। कौन बैठते हैं 24 साल की उम्र में? सिराजुद्दौला। अब ध्यान दीजिए, सिराज उद दौला गद्दी पर बैठते हैं और इसका विरोध कौन कर रहे हैं? बड़ी मौसी घसीटी बेगम और इसका मुशेरा भाई शौकत जंग इसका विरोध कर रहा है। लेकिन गद्दी पर बैठने के बाद अपने पास अली वर्दी खां सिराजुद्दौला को कहे थे कि प्रिय नाती, आपके शासनकाल में, यानी मेरे शासनकाल में, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, कई यूरोपीय कंपनी है और सभी की शक्तियां धीरे धीरे बढ़ रही है। नंबर 1 बात। दूसरी बात कि इसमें सबसे ज्यादा चतुर और कूटनीतिक अंग्रेज है। इस अंग्रेज पर बहुत ही नजर तुम रखना, क्योंकि अंग्रेज सबसे चतुर कंपनी है। और सिराजुद्दौला इस बात को जान गया कि
कि निश्चित तौर पर ये सभी कंपनियां की कूटनीतिक है और सबसे तेज है। और आप इस बार देख रहे हैं कि सिराजुद्दौला जो है 1756 से 57 गद्दी पर बैठते हैं और इसी 1756 में तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है। आपको मालूम है कि तृतीय कर्नाटक का युद्ध 1756 से 63 हुआ। और क्यों हुआ? क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस में 7 वर्ष के लिए युद्ध हुआ, सप्तवर्षीय युद्ध हुआ और ब्रिटेन और फ्रांस की दोनों कंपनियां बंगाल में थी। इसलिए यह जो ब्रिटेन और फ्रांस है, इस दोनों कंपनी ने अपनी किलेबंदी कोठी करना शुरू कर दी, कंपनी के चारों ओर घेराबंदी करना शुरू कर दी बिना सिराजुद्दौला के परमिशन से। तो सिराजुद्दौला को बड़ा गुस्सा आया कि नवाब मैं हूं और ये बाहरी यूरोपीय कंपनी व्यापार करने के लिए आए हैं और बिना मर्जी से अपनी कंपनी का घेराबंदी कर रहे हैं। वो सख्त आदेश लहजे में दिया कि अंग्रेज और फ्रांसीसी मेरे आदेश के बिना कोई भी किलेबंदी का घेराबंदी नहीं करेंगे। इस पर फ्रांसीसी सहमत हो गए, फ्रांस बैक हो गए, सिराजुद्दौला की बात को मान लिए, लेकिन अंग्रेज इस बात को नहीं माना। इसलिए सिराजुद्दौला काफी गुस्से में आकर 4 जून, ध्यान दीजिएगा, 4 जून 1756 को कासिम बाजार पर आक्रमण कर दिया। कहां कर दिया? अंग्रेज कासिम बाजार पर आक्रमण कर दिया और कासिम बाजार को जीत लिया। और जीत कर कहां चला आया सिराजुद्दौला? अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद। और यह जो कासिम बाजार जीतने के बाद इसका प्रभार जो है मलिक चंद को दे दिया। किसको दे दिया? मलिक चंद को दे दिया। फिर सिराजुद्दौला को फिर खबर मिली मुर्शिदाबाद में कि अंग्रेज जो है फोर्ट विलियम किला, कौन किला? फोर्ट विलियम किला। और यह किला 1700 ईस्वी में बनाई गई थी। कलकत्ता का एक नाम फोर्ट विलियम भी है जो हुगली नदी किनारे है। काफी महत्वपूर्ण किला अंग्रेज का है, कलकत्ता शहर में ही है। अब आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि यह जो फोर्ट विलियम किला है, यह फोर्ट विलियम किला का भी घेरेबंदी कर रहा है अंग्रेज। यह सिराजुद्दौला के लिए काफी और गुस्से वाली बात थी कि मैं जब आदेश दे रहा हूं बार बार और ये बार बार अपनी कोठी का किलेबंदी कर रहे हैं, इसलिए सिराजुद्दौला अपनी सेना के द्वारा, बड़ी सेना के द्वारा 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर देता है। कितने तारीख को आक्रमण करता है? 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर आक्रमण करता है। और उस समय फोर्ट विलियम किला में जो गवर्नर हैं बंगाल के, रोजर ड्रेक हैं, एक बहुत बड़ी अधिकारी हॉलवेल हैं, सभी लोग हैं। आक्रमण युद्ध होती है और युद्ध होने के बाद क्या होता है, इसमें अंग्रेज की हार होती है और इसमें सिराजुद्दौला जीत जाते हैं। अब यह ध्यान दीजिए कि अब इस फोर्ट विलियम पर कब्जा किसका हो जाता है? तो सिराजुद्दौला का फोर्ट विलियम पर कब्जा हो जाता है। हार कौन जाते हैं? तो अंग्रेज हार जाते हैं, हॉलवेल हार जाता है, इसके बाद रोजर ड्रेक जो गवर्नर वो हार जाते हैं। अब नतीजा ये होता है कि आप देखिए कि 20 जून से 23 जून 1756 को 148 अंग्रेज बंदी, जिसमें कई औरत भी थी, कई बच्चे भी थे, जून का महीना है, 20 जून से 23 जून 1756 को 148 अंग्रेज बंदी को, कितना को हम बोले? 148 अंग्रेज बंदी को एक काल कोठरी में डाल दिया जाता है। काल कोठरी का मतलब होता था इसमें कोई भी रोशनी नहीं है, चारों ओर गर्मी ही गर्मी है, पूरा उमस है। और इस काल कोठरी में कितने को डाल दिया जाता है? कितनी तारीख को? 20 जून 1756 को डाल दिया जाता है। और नतीजा जब 23 जून 1756 को 23 जून 1756 को जब ये कोठरी खोली जाती है तो मात्र इसमें 23 व्यक्ति जीवित बचते हैं, बाकी सब मर जाते हैं। इसमें कई अंग्रेज मारे जाते हैं, कई महिला मारी जाती है, कई बच्चे मारे जाते हैं और नतीजा सिर्फ 23 व्यक्ति ही बचते हैं। और इसी का नाम है काल कोठरी। और यह 18 फुट लंबा, 14 फीट चौड़ा ये बहुत बड़ा कोठरी था। हवा का कहीं भी इसमें निकास नहीं था, चारों ओर गर्मी ही गर्मी थी,
कोई रोशनी नहीं थी, इसलिए दम घुटने के कारण बहुत सारे लोग मारे गए। 148 में सिर्फ 23 व्यक्ति ही बचे और इसमें रोजर ड्रेक जो गवर्नर है, हॉलवेल जो है अधिकारी है, वो फुल्टा द्वीप को कूद कर जान बचाकर भागे। तो हॉलवेल इसको आंखों देखी देखा। तो इतिहास में यह काल कोठली की घटना का नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी सिराजुद्दौला के शासनकाल में कौन घटना घटी? काल कोठली की घटना घटी। तो यह काट कोठली की घटना क्या घटी? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 जून 1756 से 23 जून 1756 को काल कोठली यानी ब्लैक हॉल रेवोल्यूशन हो रहा है और काल कोठली की घटना हो रही है। इसमें 148 में 23 लोग ही बचे। अब इसको चूंकि हॉलवेल और गवर्नर रोजर डेक जान बचाकर फुल्टा द्वीप में भागा, हॉलवेल इस घटना का नाम काल कोठली रखा और वो हॉलवेल एक पुस्तक लिखा। उस पुस्तक का नाम है ए लाइव इन द वंडर। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो किस पुस्तक में यह काल कोठली हॉलवेल नाम दिया? ए लाइव इन द वंडर। हम लिखे हैं, नोट भी कर लीजिएगा आप लोग। तो काल कोठली का नाम भी हॉलवेल दिया। यह घटना का उजागर कौन किया? हॉलवेल किया। और ये इसका नाम भी काल कोठली कौन दिया? हॉलवेल दिया। और किस पुस्तक में दिया? ए लाइव इन द वंडर। और यह घटना कितनी तारीख को घटी? 20 जून 1756 को। 23 जून 1756 घटी। 148 में कितने बचे? 23 बचे। कौन बचा? हॉलवेल बचा, रोजर डेक बचा। जान बचाकर कहां कूदा? फुल्टा द्वीप पे कूदा। और किसके शासनकाल में हुआ? तो सिराजुद्दौला। तो आप फ्रेंड्स ये भली बात समझ गए होंगे काल कोठली की घटना की कहानी मैंने बताया। अब ध्यान दीजिए, चूंकि मद्रास अंग्रेज का मद्रास में हेडक्वार्टर है और इसका खबर मिला मद्रास में, और मद्रास में लॉर्ड क्लाइव है। ध्यान दीजिए, इस मद्रास में कौन मौजूद है? लॉर्ड क्लाइव मौजूद है। और लॉर्ड क्लाइव पैदल सेना के वहां प्रमुख हैं और नौसेना के मद्रास में है वाटसन। इस दोनों को खबर होती है कि मेरे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं काल कोठली में। वाटसन और क्लाइव बहुत गुस्से में रहता है, बोलता है कि मैं आक्रमण करूंगा, निश्चित तौर पर दोबारा आक्रमण करूंगा। और एक बहुत विशाल सेना लेकर लॉर्ड क्लाइव और वाटसन कलकत्ता की ओर प्रस्थान करता है। और प्रस्थान करने के बाद नतीजा यह होता है कि 2 जनवरी 1757 को यह जो लॉर्ड क्लाइव है और वाटसन की विशाल सेना यह जो है कलकत्ता पर कब्जा कर लेती है। कलकत्ता पर कब्जा कर लेती है। लेकिन इसी पहले भी एक घटना और घटती है। क्या घटती है? सिराजुद्दौला का इसका मुसेरा भाई प्रबल प्रतिद्वंदी था, शौकत जंग। और इस शौकत जंग को अक्टूबर 1756 में मनिहारी के युद्ध में, उस युद्ध में मनिहारी के युद्ध में सिराजुद्दौला बुरी तरह हराता है और उसे जान से मार देता है। यानी अपने मुशीरे भाई को शौकत जंग, जो गद्दी का प्रबल बोल रहा था कि मैं दावेदार हूं, उसको मनिहारी के युद्ध में अक्टूबर 1756 में हटा देता है, जान मारकर हटा देता है। अब आइए कि 2 जनवरी 1757 को अंग्रेज का कहां कब्जा हो जाता है? कलकत्ता पर। और यह कब्जा में कूटनीति कौन कर रहा है? लॉर्ड क्लाइव। और कलकत्ता का प्रभार किसके हाथ में था? मनिक चंद। तो इस मनिक चंद को अंग्रेज लॉर्ड क्लाइव घूस दे देता है। अंततः सिराजुद्दौला को पता लगता है कि मेरे अधिकारी ही अंग्रेज से मिले हुए हैं, इसीलिए मेरी हार हुई। इसलिए बेचारा सिराजुद्दौला को समझौता के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचता है। अब नतीजा यह होता है कि सिराजुद्दौला को अंग्रेज से समझौता करना पड़ता है और वो समझौता होती है 9 फरवरी 1757 को। एक संधि होती है अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच और वो होता है अली नगर की संधि। और आपको फ्रेंड्स ये बता दे, कलकत्ता का नाम अली नगर सिराजुद्दौला ही भी रखा। कलकत्ता का नाम फोर्ट विलियम भी है और कलकत्ता का नाम अली नगर भी कौन रखा? तो सिराजुद्दौला रखा।
तो अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को होती है लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। और इस संधि में अंग्रेज को कलकत्ता के आसपास जो कोठी है उसे पुनः किलाबंदी करने की आदेश मिल जाती है। नंबर एक बात। दूसरा बात, 5 लाख रुपया युद्ध का हर्जाना सिराजुद्दौला को देना पड़ता है। तीसरी सबसे बड़ी बात कि कलकत्ता में अंग्रेज को टकसाल लगाने का कारखाना खोलने का आदेश दे दिया जाता है। अभी तक बंबई के टकसाल से सिक्के छपते थे जो समूची मुगल वंश में चलने लगे फर्रुखियर के आदेश के बाद। लेकिन अलीनगर की संधि के बाद जो है सिराजुद्दौला को, है ना, अंग्रेज को टकसाल लगाने की अनुमति सिराजुद्दौला दे दिया अंग्रेज को। और बाद में 19 अगस्त 1757 को बाद में अंग्रेज टकसाल भी लगाया इसी संधि के द्वारा। कहां लगा? कलकत्ता में टकसाल लगा अंग्रेज के द्वारा। तो अलीनगर की संधि के द्वारा अंग्रेज का हौसला बुलंद था। सिराजुद्दौला अपमानजनक संधि किया, लेकिन सिराजुद्दौला का जो एक गुट है, जो मुख्य सेनापति है, वह तख्ता पलट चाह रहा था कि हम सिराजुद्दौला को गद्दी से हटा दें। और उसके पास बहुत सारी सेना का भी सहयोग था। इसलिए इस बात की खबर लॉर्ड क्लाइव को मिली कि सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर इससे नाराज चल रहे हैं सिराजुद्दौला से। वो तुरंत मीर जाफर जो है लॉर्ड क्लाइव से मिलता है। और उसके बाद फिर क्या क्या घटना घट रही है मैं आपको बता रहा हूं। मुख्य सेनापति मीर जाफर जो विश्वासघात करने जा रहे हैं आगे चलकर, मुख्य सेनापति यह सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाना चाहते हैं। यह मुख्य सेनापति हैं। इसके बाद है राय दुर्लभ राम, यह सेना नायक है। यानी मीर जाफर के बाद जो बड़ा पद है वो राय दुर्लभ राम के पास है सेना का। इसके बाद है जगत सेठ, यह बहुत बड़ा मरवारी था, इसके पास धनाढ़ रुपया था। इसके बाद है अमीन चंद, यह एक बिचौलिया का काम करता है। यानी लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच बिचौलिया का काम कर रहा है। मीर जाफर और इसके लॉर्ड क्लाइव के बीच एक बिचौलिया का काम अमीन चंद कर रहा है। तो मीर जाफर, राय दुर्लभ राम, जगत सेठ, अमीन चंद और मनिक चंद लॉर्ड क्लाइव से समझौता होता है। ये लोग सभी बैठे हुए थे और एक गुप्त समझौता होता है। लॉर्ड क्लाइव चूंकि दूरदर्शी था, वह भारत में अंग्रेज को स्थापित करना चाह रहा था, तो बोला कि मैं अलीनगर की संधि से संतुष्ट नहीं हूं, मैं बंगाल में अंग्रेज की शासन को चाह रहा हूं। इसलिए मीर जाफर, राय दुर्लभ राम, जगत सेठ, मनिक चंद और अमीन चंद के बीच लॉर्ड क्लाइव का गुप्त समझौता होता है, गुप्त षड्यंत्र रचा जाता है कि एक भयानक युद्ध होगा जिसमें मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर फ्रेंड्स ये ध्यान दीजिए, और वो प्रसिद्ध युद्ध होता है 23 जून 1757 को, जो इतिहास में प्लासी का युद्ध एक निर्णायक युद्ध होता है भारत की धरती पर। और वो 23 जून 1757 को जो युद्ध होता है वह दिन था बृहस्पतिवार। दोनों सेना यानी सिराजुद्दौला के पास विशाल 50,000 सेना है, 500 हाथी है, उसके बाद 50 तोप है, जबकि लॉर्ड क्लाइव के पास मात्र 3 से 4,000 सेना है। और यह जो प्लासी है यह बंगाल के नादिया जिला, फिर ध्यान दीजिएगा, बंगाल का कौन जिला? नादिया जिला के मुर्शिदाबाद। नादिया यानी मुर्शिदाबाद कहां है? नादिया जिला में है। और मुर्शिदाबाद से 22 मील दूर प्लासी एक जगह है जो भागीरथी नदी किनारे है। किस नदी किनारे है? फिर ध्यान दीजिए, मैं पूरा इसको तोड़ रहा हूं कि यह जो प्लासी है वो नादिया जिला के मुर्शिदाबाद से 22 मील दूर है। प्लासी जगह जो भागीरथी नदी किनारे है। और इस दोनों की सेना यानी सिराजुद्दौला की एक बहुत बड़ी सेना 50,000 सेना और इधर 3,000 सेना लॉर्ड क्लाइव के बीच युद्ध में आकर डट गई बृहस्पतिवार के दिन 23 जून 1757 को प्लासी नामक स्थान पर। इसके बाद क्या होती है कि यहां पर सिराजुद्दौला का 2 गुट बनता है 50,000 सेना में। बड़ी गुट जो है मीर जाफर और राय दुर्लभ राम के पास रहता है, और सेना का छोटा टुकड़ी सिराजुद्दौला को
मीर मदान और मोहनलाल नेतृत्व कर रहे थे। युद्ध घमासान हो रही है, समय बीतते जा रहा है। लॉर्ड क्लाइव चाह रहा था कि समय बीतते जाए, और दुर्भाग्य से, बदनसीबी से, सिराजुद्दौला का बदनसीबी कहिए कि रात्रि में 11 बजे घोर बारिश होती है। और जब घोर बारिश होती है तो मीर जाफर और राय दुर्लभ राम, जो बड़ी बड़ी तोपें थी, जो बारूद थी, वो पानी में भीग जाता है। लेकिन लॉर्ड क्लाइव बहुत चतुर व्यक्ति है, उसका जो गोला बारूद था उसको तिरपाल से ढक दिया जाता है, यानी वो सुरक्षित, यानी लॉर्ड क्लाइव का जो गोला बारूद है वो सुरक्षित हो जाता है। और यह जो सिराजुद्दौला का जो गोला बारूद है वो पानी में भीग जाता है। फिर थोड़ा देर के बाद जब बारिश रुकती है, फिर युद्ध होता है, जो है मीर मदान फिर घोषणा युद्ध को डरते हैं। और इसी बीच क्या होता है कि मीर मदान को एक गोली लगती है, लॉर्ड क्लाइव की सेना की ओर से एक गोली लगती है मीर मदान को, और मीर मदान उसी युद्ध मैदान में मारा जाता है। अब बात होती है कि सेना की जो छोटी टोकरी थी उसका नेतृत्व मीर मदान कर रहा था, वो मारे जाते हैं। मीर जाफर को आगे बढ़ना चाहिए, सेना का हौसला बढ़ाना चाहिए। वो उल्टा क्या करता है, नवाब को आदेश देता है सिराजुद्दौला को, आप पीछे हट जाइए। और सेना में भगदड़ मच जाती है, और भगदड़ मचने के बाद जो है सेना की, सिराजुद्दौला की सेना में भगदड़ मचती है, और अंत में लॉर्ड क्लाइव जो है अपनी तोपों के बल पर, क्योंकि गोलाबारी सुरक्षित था, और अचानक कई हजार गोला जो है बारूद उस पर बरसाते हैं। अंत में युद्ध जो है लॉर्ड क्लाइव जीत लेता है विश्वासघात के कारण। आप लॉर्ड क्लाइव मीर जाफर का विश्वासघाती कहिए, क्योंकि पहले से वो मिला हुआ था। सिराजुद्दौला को जान बचाकर भागना पड़ता है। इतनी विशाल सेना होने के बावजूद, 50,000 सेना होने के बावजूद, विश्वासघात मीर जाफर इतिहास में वो एक ऐसा है जो विश्वासघात किया अपने नवाब के साथ। बेचारा सिराजुद्दौला को युद्ध मैदान से भागना पड़ता है, और वो अपनी पत्नी फटनूसिया, एक नौकर के साथ, एक भिखारी का ड्रेस पहनकर पटना पहुंचता है। वो सोचा कि मुर्शिदाबाद में रहेंगे, धरा जाएंगे, मारे जाएंगे, तो एक गुप्त जगह पर पटना में रहता है और फकीर के ड्रेस में रहता है। तो उसको एक फकीर, खानदाना नाम है उस फकीर का, पटना में, यह अंग्रेज को सूचना दे देता है कि सिराजुद्दौला फकीर के ड्रेस में यहां रुका हुआ है। मीर जाफर के पुत्र मीरन बेसब्री से उसका पूरा चारों ओर से पता कर रहे थे। मीरन आती है और सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है बेचारे का। अब ध्यान दीजिए, उस महान सिराजुद्दौला का निर्मम हत्या होता है, और उसको हत्या करके मुर्शिदाबाद के हाथी पर पूरा मुर्शिदाबाद शहर उसके शव को घुमाया जाता है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण माना जाएगा इसको। और उसके शव को पूरा मुर्शिदाबाद में घुमाया जाता है। सिराजुद्दौला की कितनी भी महिला थी, उस सब का कत्ल मीर जाफर करवा देता है, क्योंकि उसको तो अभी गद्दी दिखाई पड़ रहा है। और अंत में यह होता है कि एक चैप्टर ये प्लासी का युद्ध समाप्त हो जाते हैं। अब दूसरे चैप्टर में आते हैं मीर जाफर। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं, 29 जून 1757 को मीर जाफर मुर्शिदाबाद में अपना राज्याभिषेक करता है लॉर्ड क्लाइव की कृपा से, क्योंकि यह युद्ध को जितवाने में लॉर्ड क्लाइव की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो मीर जाफर खुशी के मारे बंगाल का 24 परगना जिला, फिर ध्यान दीजिएगा 24 परगना जिला, जो काफी उपजाऊ और काफी रेवेन्यू वाला जिला था, वो लॉर्ड क्लाइव को पुरस्कार के रूप में दे देता है मीर जाफर, 24 परगना। इसके अलावा 50 लाख रुपया वो लुटा देता है पुरस्कार में, यानी 50 लाख रुपया गद्दी पर प्राप्त होने के बाद मीर जाफर खुशी में पुरस्कार दे देता है अंग्रेजों सबको, सैनिक को, जाओ तुम 50 लाख लो, और पूरा लुटा देता है। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप में 2,23,000 पाउंड जो है गुप्त रूप से लॉर्ड क्लाइव को भी दे देता है। अब सोचिए कि मुर्शिदाबाद एक ऐसा जगह है, वो इतना पैसे वाला जगह था। मुर्शिदाबाद का प्रत्येक व्यक्ति लंदन के सबसे प्रत्येक व्यक्ति के बराबर वो समकक्ष रखता था। इतना धनाढ़ जगह, इतना पैसा वाला जगह वो बर्बाद हो गया, खाली लूट मच गई। अंग्रेज इसमें काफी धन दौलत हासिल कर लिए।
अब बात होती है, क्या शक्ति उसके पास है मीर जाफर के पास? बिल्कुल नहीं। अब मीर जाफर अगर किसी भी व्यक्ति को पद पर स्थापित करना हो या उसको पद से हटाना हो या ट्रांसफर पोस्टिंग करना हो, सब अधिकार अंग्रेज के पास है। और मीर जाफर सिर्फ एक कठपुतली नवाब है, बस वो लॉर्ड क्लाइव की कृपा से बना हुआ है। मीर जाफर जो है बिहार के नायब राम नारायण, और यह लॉर्ड क्लाइव से मिला हुआ था। राम नारायण इसको दंडित करना चाह रहा है, लेकिन लॉर्ड क्लाइव हस्तक्षेप कर दिया कि नहीं, आप राम नारायण को कुछ नहीं कर सकते। तो बाद में इतिहासकार गुलाम हुसैन लिखता है कि बाद में अधिकार और पदोन्नति देखता है कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मैं तो नाम मात्र का हूं। तो मीर जाफर को काफी अफसोस होता है और वो समय काफी निकल चुका होता है बाद में अफसोस करने के बाद कि ये मैंने बहुत घाटा का सौदा किया, मैं अंग्रेज से मिलकर बहुत बड़ा गलती किया। फिर वो एक कोशिश करता है, डच के साथ जाके मिलता है कि अंग्रेज को भगाना है, और वो डच के साथ 1759 में बेदरा के युद्ध में हराना चाहता है, लेकिन बेदरा बंगाल में ही लॉर्ड क्लाइव ने डच को भी हरा दिया और मीर जाफर को भी पकड़ लिया। अब मीर जाफर का तो लीला समाप्त है, क्योंकि अब उसके पास कोई चारा नहीं। मीर जाफर बंदी बनाए जाते हैं और उसे मुर्शिदाबाद लाया जाता है, और 15,000 मासिक में 15,000 मासिक में वो मुर्शिदाबाद में ही रहना स्वीकार करता है मीर जाफर। इसके बाद जो कार्यवाहक गवर्नर हॉलवेल है, वो सुझाव देता है कि मीर कासिम को नवाब बना दिया जाए, क्योंकि कार्यवाहक का तो पूरा पावर नहीं होता है। फिर जब अस्थाई गवर्नमेंट आए, बैनसीटाट, कौन आए? बैनसीटाट। तो 27 सितंबर 1760 को जो अस्थाई गवर्नर अंग्रेज के बैनसीटाट है, वो मीर कासिम को नवाब बनाता है, और पलासी के युद्ध के बाद अंग्रेज के गवर्नर लॉर्ड क्लाइव बना दिए जाते हैं। 1757 से 60 तक वह गवर्नर रहता है। 60 के बाद फिर वो रिटायर के बाद ब्रिटेन चला जाता है, और 60 में ही बैनसीटाट फिर अस्थाई गवर्नर बनकर आते हैं। और यही बैनसीटाट ने 27 सितंबर 1760 को मीर कासिम, अभी तक के जितने नवाब थे सबसे योग्य नवाब मैं मीर कासिम को मानता हूं, मीर कासिम को बना दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो दूसरा जो मैं क्लास वीडियो में लूंगा, मैं मीर कासिम को बहुत अच्छा से पढ़ाऊंगा और बक्सर का युद्ध बहुत ही अच्छा से पेश करूंगा। अब इसी के साथ मैं निश्चित तौर पर आपको कहना चाहता हूं कि आप मेरी पूंजी हैं, आपकी सफलता मेरी सफलता है। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आपके माध्यम से वीडियो हर जगह फैलेगी। ज्यादा से ज्यादा बच्चे को फैलाइए। निश्चित तौर पर मैं आपको हमेशा इसी ढंग का वीडियो, इसी कॉन्सेप्ट के साथ, इसी कहानी के साथ मैं आपको दूंगा निश्चित तौर पर। और फिर कार्तिक पूर्णिमा का समाप्ति के बाद फिर मैं एक शुभकामना आपको दे रहा हूं, और इसी के साथ मैं आज का चैप्टर क्लोज करता हूं। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिल रहा हूं।